एशिया महाद्वीप था ना, एशिया महाद्वीप, उसमें हम पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के बारे में आज देखेंगे, ठीक है। ये दोनों दोनों क्या हैं? पश्चिम उत्तर में पड़ोसी हैं भारत के, और दक्षिण एशिया के देश भी हैं ये तीनों देश। ओके, इसका कुल क्षेत्रफल है इतना 8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास स्थित देशों का नाम पता करना है। भारत किधर है, इसकी कौन सी सीमा पर स्थित है? हुँ? भारत इसकी कौन सी सीमा पर स्थित है, पूर्वी पर या पश्चिमी पर? पूर्वी। ओके, ठीक है। तो उसका वो भी याद रखना है, सीमाएं किससे किससे लगती हैं। भौतिक लक्षण की बात करें, दो भौतिक इकाइयों में इसको बांटा जा सकता है। पश्चिम में पर्वतीय पठारी भाग है और पूर्व में है सिंधु का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। बलूचिस्तान का पठार, किरथा, सुलेमान, हिंदुकुश की पर्वत श्रेणियां दक्षिण से उत्तर की ओर एक ही क्रम में स्थित हैं। दक्षिण से उत्तर का क्रम है, ठीक है। ये दक्षिण से उत्तर का क्रम याद रखना। बलूचिस्तान सबसे पहले आएगा दक्षिण में, उसके उत्तर में है किरथर, फिर उसके उत्तर में सुलेमान, फिर उसके उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये पर्वत श्रेणियां हिमालय सहित भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती हैं। ये पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? यहाँ पे जो अभी हमने देखा है, किरथर, सुलेमान, हिंदू कुश, ठीक है। इन पर्वत श्रेणियों में दो प्राकृतिक द्वार या दर्रे हैं। एक आपने सुना होगा हिंदू कुश में कौन सा दर्रा है, तो वो है खैबर दर्रा, और किरथर श्रेणी में पड़ता है बोलन, ठीक है। तो खैबर दर्रा कहाँ है? हिंदू कुश में। पाकिस्तान में। और हिंदू कुश और बोलन दर्रा है किरथर श्रेणी में। इनकी स्थिति देखनी है। उत्तरी भाग में हिंदू कुश के दक्षिण पूर्व में पोटवार का पठार स्थित है। पोटवार का पठार कहाँ है? हिंदू कुश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। यह क्षेत्र सामान्यतः शुष्क है। जो पोटवार का पठार है वो शुष्क है। इस भाग में बहुत कम नदियां हैं। पूर्व में सिंधु नदी द्रोणी एक विशाल मैदान है। यह उत्तर में पोटावर और दक्षिण में अरब सागर तक फैला हुआ, मतलब पोटवार से लेकर अरब सागर तक, इसके बीच में ये मैदान आपको देखने को मिलेगा, सिंधु नदी द्रोणी का मैदान, ठीक है ना, ध्यान रखना, ओके। और ये नदी जो है ना सदाबाही भी है। इसका बहुत अधिक मात्रा में पानी है यहाँ पे सिंचाई संभव हो पाई है इनकी वजह से। सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। पाकिस्तान में पूर्व मतलब पहले, मतलब पूर्व में चिनाब, रावी और सतलज नदियों की समृद्ध धारा पश्चिम से काबुल नदी आकर इसमें मिलती है। मतलब ये मान लीजिए अगर नदी बह रही है सिंधु, तो इसमें बता रहे हैं पूर्व से, मतलब इस साइड से, यहाँ से ये नदियाँ आके मिल रही हैं, चिनाब, रावी और सतलज, ठीक है। काबुल नदी यहाँ से ऐसे आके मिलती है, ठीक है। तो चिनाब, रावी और सतलज पूर्व साइड से मिलती हैं, पश्चिम से मिलती है आकर काबुल। निचले मार्ग में ये थार रेगिस्तान की ओर में, थार रेगिस्तान में होकर बहती है ये नदी निचले हिस्से में, जबकि अरब सागर में मिलने से पहले अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये अपने मुहाने पर उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। और यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, यहाँ की जलवायु कैसी? गर्म और शुष्क है, ठीक है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती चली जाती है। वर्षा की मात्रा कैसे घटती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब जैसे इधर से बढ़ना शुरू होगी तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ उससे कम, फिर यहाँ उससे कम, यहाँ सबसे कम, इस तरीके से घटती है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण को घटती है। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादातर चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन, ओक, चेस्टनट से आच्छादित हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र वो कैसे हैं? चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वनों से आच्छादित हैं, मतलब भरे हैं। इसमें ओक और चेस्टनट
फिर देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस के वृक्ष भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर देवदार पाए जाते हैं, चीड़, फर, स्प्रूस के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके दक्षिण में स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और देखिए, अर्धशुष्क क्षेत्रों में छोटी घास, झाड़ियाँ यहाँ की मुख्य वनस्पति है। जो स्टेपी है वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, ये घास और झाड़ियाँ हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का परिपक्व और पतली परत है मृदा की। और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मिट्टी की परतें होती हैं ना, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत पतली होती हैं और अपरिपक्व अवस्था में विद्यमान होती हैं। उसका कारण क्या हमने बताया था? क्या कारण उसके, क्यों ऐसा होता है? जब सर बारिश होगी तो मिट्टियाँ सर उखड़ेंगी ही सर, हम्म। जिसकी वजह से कमजोर हो जाएंगी वो। नहीं, निच्छालन निच्छालन प्रक्रिया हो जाएगी सर। क्या होता है ना, देखो पहाड़ों का जो ढाल होता है तीव्र होता है, ठीक है। ओके। जैसे मैदानी क्षेत्र में देखेंगे ना, तो मिट्टियों के बनावट के लिए जो विशेष परिस्थितियां चाहिए वो आपको एकदम सही ढंग से मिलती रहेंगी। स्थायित्व रहेगा उसमें, है ना। और परतें भी ज़्यादातर मात्रा में जमती चली जाती हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में क्योंकि ढलान होता है ना, तो उस पर ज़्यादा कुछ वो हो नहीं पाता, तो मिट्टियाँ क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं और परतों के रूप में ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इस वजह से। चलिए, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का अपरिपक्व पतली परत है। देश के बहुत बड़े भाग में बलुई मृदा पाई जाती है, जिसमें बहुत कम निक्षालन होता है। तो बहुत बड़े भाग में यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जा रही है, वहाँ पे निक्षालन भी कितना होता है, वो भी बहुत कम। पर्याप्त जल होने के कारण सामान्यतः उपजाऊ है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ जल निकास बहुत कम है वहाँ खारे भूभाग बन गए हैं। खारे भूभाग अगर बने हैं पाकिस्तान में कहीं पर, तो उसका मूल कारण क्या रहा है? तो खारे भूभाग बनने का मूल कारण है जल निकास का जल निकास की व्यवस्था का कम होना, है ना। यही हुआ ना इसका मतलब। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए पोतवार का पठार यहाँ पे है, कश्मीर है ना, है ना, ये कश्मीर हमारा। यहाँ पोटवार का पठार है, ये सिंधु नदी है आपकी। ठीक है, ध्यान रखना। ये खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा किसमें है? ये खैबर दर्रा है। यहाँ पे देखेंगे ये झेलम नदी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ये है अपना कश्मीर का बॉर्डर है ये पूरा। ये आपकी सिंधु नदी है और ये आपकी है झेलम नदी। ठीक है, देखिए इस्लामाबाद यहाँ पे ना, तो इस्लामाबाद लगभग आपको झेलम नदी के आसपास नजर आता है। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना, ये झेलम नदी है भाई। यहाँ से देखिए चिनाब नदी आ रही है, ये आपकी सियालकोट देखिए चिनाब नदी के किनारे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये भी कोई नदी है। ये कौन सी नदी है? रावी। ये जो रावी नदी है, इस पे देखिए यहाँ पे ये लाहौर है। लाहौर रावी नदी के किनारे है, इसका मतलब ये है ना। और फिर यहाँ पे मिलती हैं ये सारी नदियाँ, ये देखिए मुल्तान यहाँ पे है। इनके किसके किसके बीच में है? झेलम, चिनाब, रावी, तीनों नदियाँ कि किनारे पर है ये मुल्तान। और सतलज नदी यहाँ देखिए आ रही है, ये सतलज नदी है। और ये जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो रही हैं वो उसको बोलते हैं क्या? पंजनद। ठीक है, मीठन कोट भी कहते हैं ना इसको, है ना। देखिए मेरे ख्याल, ठीक है, ये लास बेला है जहाँ की जगह स्थान है। बलूचिस्तान का पठार आप देख सकते हैं, चिलगाजी और गकरान, ये दो क्षेत्र हैं। ये दोनों क्षेत्र हैं बलूचिस्तान पठार के। यहाँ पे देखिए एक एक स्थान है क्वेटा, और बोलन दर्रा यहाँ पे है भाई। ये कौन सा एरिया? अफगानिस्तान का है ना। तो बोलन दर्रा जो आपका है वो कहाँ से? अफगानिस्तान की तरफ रास्ता देता होगा। ठीक है, और खैबर दर्रा कहाँ है? वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ये। कौन से पर्वत रही है? ये सुलेमान पहाड़ी है। सुलेमान पहाड़ी भी ध्यान रखना कहाँ पे है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाएं। पाकिस्तान मुख्य रूप से खेतिहर देश है, ठीक है। पहाड़ी धरातल, शुष्क जलवायु है यहाँ पे। पश्चिमी क्षेत्र में कृषि करना यहाँ पे बहुत कठिन है। सिंध नदी अपनी उपजाऊ द्रोणी में खेती की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध तो कराती है, मतलब पूर्व के अधिकतर भाग में अनेक बड़े बांध बने हुए हैं। ज्यादातर जो बड़े बांध आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे पूर्व के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर सिंचाई के नारों का सुंदर सा जाल भी है। पाकिस्तान में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें वो कौन कौन सी हैं, तो गेहूं है, कपास है, गन्ना है, चावल है। पूरी तरह ये जो फसलें हैं, गेहूं, कपास, गन्ना, चावल, ये सब की सब पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है भाई। बाजरा, तिलहन उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो पाकिस्तान में जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर कौन सी फसल उगाई जा रही है? हम्म बजरा। हम्म बाजरा और तिलहन उगाई जा रही है। यहाँ पे सर चमन शहर बाजरा में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, नहीं, लगभग बहुत कम। लगभग वैसे भी हो जाता है वो, नहीं बहुत सर, कम, पड़ती है सर। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए। ओके सर। हम्म चलो, चमन शहर है यहाँ पे, क्वेटा है, कलात है। 3 शहर यहाँ पे नाम दिए गए हैं। और ये तीनों शहर जो है किसके लिए फेमस हैं, तो फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई। पाकिस्तान के पास बहुत कम खनिज संसाधन है। कोयला, लौह है, सोना बलूचिस्तान में मिलता है। खनिज जो है तेल, खनिज तेल पोटवार में, घोडक में पाया जाता है। तो पोटवार और घोडक ये 2 जगह है जहां पर खनिज तेल देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक गैस के लिए मिथाल क्षेत्र, तो मिथाल क्षेत्र भी आपको याद रखना चाहिए कि मिथाल क्षेत्र क्यों फेमस है, तो प्राकृतिक गैस के लिए। अनेक बड़े बांध होने के कारण जल विद्युत उत्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? मिथाल क्षेत्र। मिथाल क्षेत्र में क्या है, बहुत बड़े बड़े बांध भी बनाए गए हैं, तो यहाँ पे जल विद्युत की संभावना भी अधिक है। कराची के निकट एक अणु शक्ति केंद्र भी है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में अनेक उद्योग विकसित हो गए। वस्त्र, कागज, चीनी, सीमेंट, रासायनिक खाद, चमड़े का सामान बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर भी, जैसे कराची है, फैसलाबाद है, सियालकोट है। ये 3 क्या है, औद्योगिक नगर हैं। और ज्यादातर उद्योग धंधे पंजाब में संकेंद्रित हैं, ठीक है, पंजाब में ही है। पाकिस्तान में सूती धागा, कपड़ा, गलीचा, चावल, चमड़ा, खेलकूद सामान का निर्यात करता है। खनिज तेल, अन्य खनिजों, वनस्पति तेल, रसायन, मशीन, पाउडर गाड़ी, इन सब का आयात भी करता है। फिलहाल ये पुराना मटेरियल कंटेंट है। सिंध नदी की द्रोणी में विशेष रूप से पंजाब में सड़क रेल मार्ग का घना जाल है। आपको पाकिस्तान में जो घना जाल, सड़क और रेल मार्ग का घना जाल देखना है तो आप खास करके चल जाएंगे तो पंजाब में, ठीक है। सिंधु नदी द्रोणी में ही देखेंगे, लेकिन वो भी खास करके पंजाब एरिया में देखेंगे। पश्चिमी भाग में उबड़ खाबड़ धरातल है यहाँ, इसीलिए सड़क और रेल मार्ग कुछ ही हैं, बहुत कम है, ठीक है। कहाँ पे? पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग में सड़क और रेल मार्ग के विकास का, मतलब कम विकसित होने का मूल कारण क्या है भाई? क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ टाइप का है, ठीक है ना, ठीक है। कुछ ही है वहां पे, ज्यादा नहीं है। तो इन्हें बोलन दर्रा का लाभ मिला है। एक रेलवे लाइन उत्तर में स्थित पेशावर को दक्षिण में कराची से मिलाती है। कराची एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर है। ये प्रमुख पत्तन भी है कराची, अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन भी है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। लाहौर यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो 2 प्राचीन नगर हैं जहाँ पर सिंधु नदी के खंडार भी पाए गए हैं, ठीक है। निवासियों की बात करें तो यहाँ पे इस्लाम धर्म के अनुयायी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। इस्लाम धर्म के, उनको, उनकी जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है? उर्दू है। अधिकतर आपको इस्लाम मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा ये सब यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं, यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलूची है। ये सारी भाषाएं हैं पाकिस्तान की क्षेत्रीय, ठीक है ना। हिमालय की गोद में है। 1,40,797 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। क्षेत्रफल में उड़ीसा से भी छोटा है। विस्तार अक्षांशीय देखें 26 डिग्री उत्तर से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 पूर्व से 88 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ चीन है। भारत 3 तरफ कहाँ कहाँ से है? एक तो आप देखेंगे तो पूरब से मिलेगा, है ना, पश्चिम जी से सर, मिलेगा, भारत। दक्षिण से उत्तर छोड़ के तीनों साइड से भारत है। ठीक है। और उत्तर में आपको चीन देखने को मिलेगा। भौतिक लक्षणों की बात करें, नेपाल एक पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय देश है। इसकी 3 भौतिक इकाइयां हैं। 3 भौतिक इकाइयों में एक पहला भाग है दक्षिणी भाग, जो निम्न उच्चावच वाला मैदान है, आपको ध्यान रखना चाहिए, उसको हम बोलते हैं तराई। यहाँ का जो दक्षिणी भाग है, नेपाल का जो सबसे दक्षिणी भाग है, जो निम्न उच्चावच वाला मैदान है, उसको बोला जाता है तराई। मानसून के दौरान क्या होता है, इसमें अक्सर बाढ़ आती रहती है। और तराई क्षेत्र जो है, चाहे भारत का हो चाहे नेपाल का,
वो अपने बाढ़ के लिए ही फेमस है ना? ध्यान रखना, मानसून के दौरान इसमें अक्सर बाढ़ आती है, ताकि दलदली है और वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। तो याद रखना, इसमें अक्सर बाढ़ आती है, दलदली है, वनों से ढका हुआ है। उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणियों की प्रधानता है। नेपाल के दक्षिणी भाग में ये है नेपाल, ऐसे करके है ना, ऐसे करके है। ये थोड़ा सा हमने सीधा सीधा कर दिया है, और मैप उसका कुछ ऐसा है। ऐसे करके इसका मैप है ना, ऐसे करके मैप है इसका। ये उत्तराखंड वाला एरिया है, ये यूपी वाला एरिया है, ये अपना बिहार वाला एरिया है ना, और ये अपना सिक्किमा है। ऐसे करके सिक्किमा है, ये दार्जिलिंग है, ये दार्जिलिंग है, बंगाल वाला पोर्शन है। भूलना मत, नेपाल को बंगाल भी टच करता है भाई, याद रखना इस बात को। इस तरीके से है इसका जो ये वाला हिस्सा, तराई क्षेत्र, ये वाला हिस्सा हिमालयी क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र, ये हिमालयी क्षेत्र, ये दो क्षेत्र इसके हो गए, ठीक है। इसके उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणियों की प्रधानता है, और हिमालय श्रेणी की अगर प्रधानता है तो बृहद हिमालय, जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, वो नेपाल की उत्तरी सीमा के साथ में फैली हुई है। जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है ये वाली, वो इसके उत्तर में, ये वाले में, इसको हम बृहद हिमालय बोल सकते हैं। इसमें आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी। सॉरी, पर्वत चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नेपाल की उत्तरी सीमा के साथ फैली। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और वो यहीं पर है। नेपाल में इसे बोलते हैं सागर माथा। बृहद हिमालय में अनेक पर्वत शिखर पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक होती है। बृहद हिमालय में जितने भी पर्वत शिखर पाए गए, सॉरी, जितनी भी चोटियां पाई गई, जितने भी शिखर पाए गए, उन सबकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणी है। नेपाल के मध्य भाग में छोटी घाटियां हैं, जैसे काठमांडू और पोखरा। मध्य हिमालय भी आपको देखने को मिलेगा। इसी में आपको घाटी वाला एरिया भी देखने को मिलेगा। इसी एरिया में आपको घाटी वाला जो एरिया दिखेगा, उसमें काठमांडू भी है, उसी में आपको देखने को मिलेगा पोखरा ओखरा जैसी जगह। यहाँ पे जैसे देख लेंगे, नेपाल में देखिए, ये देख रहे हैं, ये महाभारत श्रृंखला है। ये पूरा महाभारत श्रृंखला है, ये पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ऐसे अलग करके इसको रख दिया गया है ना। ये महाभारत श्रेणी है ना। और ये पूरा तराई क्षेत्र है, ये वाला पूरा तराई क्षेत्र है, आप देख रहे हैं, ये पूरा इतना तराई क्षेत्र है। इसके ऊपर वाला ये है महान हिमालय वाला एरिया, बृहद हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। इतना पता रखना भाई। अब इसमें देखेंगे धौलागिरी कहाँ दिख रही है आपको, धौलागिरी कहाँ है, कौन सी श्रेणी में देखने को मिलेगा, या फिर नेपाल के कौन से भौतिक विभाग में देखने को मिलेगा। तो धौलागिरी आपको देखने को मिलेगा महाभारत श्रेणी में, यहाँ पे है ना, धौलागिरी महाभारत श्रेणी में देखने को मिलेगा, अन्नपूर्णा के पास, ठीक है। अन्नपूर्णा भी देखो यहीं पे बगल में। वैसे ये दोनों बृहद हिमालय में आने चाहिए, बृहद हिमालय का हिस्सा होना चाहिए, ये बृहद हिमालय में ही है, ठीक है। ये दोनों बृहद हिमालय के ही हिस्सा हैं। एक यहाँ पे देखेंगे हिमाचली भी है, ये भी बृहद हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। हिमाचली, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अभी तक 3 पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने देखा है, और ये तीनों की तीनों कहाँ पे हैं, बृहद हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है। ये मध्य हिमालय महाभारत श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना है, ओके। और गौरी शंकर देखो, ये भी यहीं पे है। मकालू भी देखो यहाँ पे। कंचनजंगा यहाँ पे है, और कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम दोनों में मिला के फैला हुआ है, ठीक है, दोनों में मिला जुला के रहता है, ठीक है ना। तो ये महान हिमालय की बात हो गई थी,
ठीक है, तो ये पूरब से पश्चिम भी हो गया, पूरब से पश्चिम भी हो गया, पश्चिम से पूरब भी हो गया, उत्तर से दक्षिण भी हो गया है। उत्तर से दक्षिण नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा इसको सजाइए ना सर, कंफ्यूजन हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो, सबसे अगर हम उत्तर से दक्षिण करते हैं, यहाँ पे देखो, उत्तर से दक्षिण अगर करते हैं तो सबसे पहले आएगा धौलागिरी, धौला, धौला के बाद आएगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आएगा हिमाचली, हिमाचली, हिमाचली के बाद कौन सा आएगा? गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद कौन सा आएगा? मकालू आएगा, मकालू के बाद कौन सा आएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा आएगा। उत्तर से दक्षिण नहीं दिख रहा है? ऐसे जब मिलाओगे ना, एक मिनट, जब इसको एक लाइन में मिलाओगे ना तब ऐसे आएगा, देखना, अभी ध्यान से देखना, ये है चोटी इसकी, ठीक है। अरे भाई, सर हिमाचली और मानस सालू एक ही हैं। अन्नपूर्णा के बाद यहाँ मैक। मना सालू नहीं बोल रहे हैं, मकालू बोल रहे हैं, मकालू। अच्छा, यहाँ मैप में दिया हुआ है मानस सालू अन्नपूर्णा के बाद। वो इसमें नहीं दिख रहा कहीं पे, मकालू यहाँ पे है, ठीक है। अब सर देखो, ये सारे महा देखो, सबसे पहले आपका धौलागिरी ये रहा, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, देखो ऐसे डाउन हुआ ना, फिर इसके नीचे देखेंगे तो हिमाचली नजर आएगा, यहाँ पे है हिमाचली। हिमाचली से नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे गौरी शंकर यहाँ पे है, ये गौरी शंकर हो गए। गौरी शंकर से देखेंगे तो ये रहे मकालू, देखिए मकालू भी इससे थोड़ा सा नीचे ही नजर आ रहा है, और मकालू से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे अपना ये कंचनजंगा, ये वाला एरिया, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया इनका। ऐसे ही आप पश्चिम से पूरब का भी कर सकते हैं, तो पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम से पूरब, ये क्या होगा? पूरब से पश्चिम। हमने यहां तक देख रखा था, ठीक है। ये पूरा उत्तर से दक्षिण का क्रम, ये पश्चिम से पूरब का क्रम हो जाएगा, और ये पूरब से पश्चिम का क्रम हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है ये सारी पर्वत श्रेणियों के बारे में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? जी सर। ठीक है। नेपाल की नदियों, अच्छा जो देख, काठमांडू और पोखरा नाम दिया गया ना, तो काठमांडू आप कहाँ देखते हैं? काठमांडू आपका दिखेगा यहाँ पे, ये रहा काठमांडू, ये है काठमांडू आपका। तो यहाँ पे पोखरा कहाँ पे है? पोखरा भी कहीं देख रहे हैं कि नहीं? तो ये हिमालय के मध्य भाग में नजर आता है, ठीक है ना। नेपाल की नदियों के उद्गम स्थल हिमालय में ही हैं। ये नदियां दक्षिण की ओर बहते हुए भारत में गंगा से मिल जाती हैं। जितनी भी नदियां हैं वो सब भारत में प्रवेश करती हैं और भारत में आके वो गंगा से मिल जाती हैं, ठीक है ना। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो यहाँ की जलवायु की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। वो दो मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं भाई? तापमान दक्षिण से उत्तर, तराई क्षेत्र से उच्च हिमालय श्रेणी की ओर घटता जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान में कमी होती जाती है। वर्षा जो है पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। पाकिस्तान में हमने क्या देखा था? बारिश उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। हाँ, यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर घट रही है नेपाल में। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तराई क्षेत्र की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। तराई क्षेत्र में देखेंगे जलवायु आपको उष्ण और आर्द्र मिलेगी, ऊंचे क्षेत्रों की ओर जाने पर ठंडी होती चली जाती है। काठमांडू घाटी में जलवायु गर्मियों में उष्ण होती है, शीत ऋतु में सर्द या ठंडी हो जाती है। वनस्पति भी इसी तरह दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर बदलती है। चाहे दक्षिण से उत्तर बोलिए, चाहे उत्तर से दक्षिण बोलिए, बदलती रहती है, ठीक है। तराई क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं भाई, ध्यान रखना। पश्चिमी सिरे पर जहां वर्षा की मात्रा कम है वहां पे घास भूमि, जहां वर्षा कम होती है वहां पर क्या पाई जाती है? घास भूमियां पाई जाती हैं।
उत्तर की ओर हिमालय के ढाल पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उत्तर की ओर हिमालय के ढाल पर क्या पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ऊंचाई के साथ वृक्षों की किस्में भी बदलती हैं। निचले ढालों पर देखा जाए तो यहाँ पे चीड़ और ओक के वृक्ष मिलेंगे नॉर्मल तरीके से। उसके बाद ऊंचाई पर आप देखेंगे तो फर्क और बुर्ज के, या फिर बोले तो बुर्ज के पेड़ मिलते हैं देखने को, ठीक है ना, ऊंचाई पर। प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो यहाँ पे मृदा की बात कर लें तो मृदा तीव्र ढालों पर मृदा की परत कैसी है? तीव्र ढाल मतलब ऐसा कोई ढाल होगा, ठीक है। यहाँ पे पतली अनुपजाऊ परत देखने को मिलेगी, लेकिन तराई क्षेत्र की घाटियों में उपजाऊ मृदा आपको देखने को मिलती है। तराई क्षेत्र में इसलिए मिलती है ना क्योंकि यहाँ पे नदियां, सारी नदियां जो आती हैं यहीं पर अपना इकट्ठा होती हैं, और यहाँ पे क्या करती हैं, ये बाढ़ भी लेकर आती हैं, शिथिलता भी उनको प्राप्त होती है यहीं पे। तो यहाँ पे ये नदियां क्या होती है, चौड़ी होकर बहती थोड़ी सी, है ना, इनमें फैलाव हो जाता है, ये आराम से बहती हैं, अपने साथ जो गाद लेकर आती हैं ऊंचाई से, वो सब यहीं पर बिखेरते हुए चलती हैं फिर। इसलिए तराई क्षेत्र में क्या है? उपजाऊ मृदा। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही कृषि योग्य है। खनिज संसाधनों की बात करें, यहाँ काठमांडू के पूर्व में अभ्रक निकाला जाता है। लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट, लोहे के भी थोड़े बहुत भंडार हैं। वन यहाँ के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधन है क्योंकि यहाँ इमारती लकड़ी, औषधीय पौधे, जड़ी बूटी, दूसरे अन्य उत्पाद यहाँ पे उपलब्ध करते हैं। जलावन की लकड़ी मुख्य ईंधन, लकड़ी ऊर्जा शक्ति का मुख्य साधन है। पुरानी बात है, पहले की बात है भाई। कुल उपयोग में लाई गई ऊर्जा का 68% अकेले ईंधन लकड़ी से प्राप्त होता है, ये पुराना आंकड़ा है, ठीक है। तो ये हमें नहीं वो करना है। एक चीज ये देख सकते हैं, ये जो दिया गया है, वन आवरण 1950 में 60% हुआ करता था, 80 में ये 30% से भी कम हो गया 1980 में आकर। कृषि की बात करें, नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है कृषि। 80% लोग कृषि में लगे हुए हैं। 94-95 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में काम का 43.8% का योगदान रहा है। एक साल के दौरान देश में उत्पन्न की गई वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह वाली परिभाषा तो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ध्यान ये भी रखना पड़ेगा जो हमने पहले परिभाषा आप लोगों को इकोनॉमिक्स में बता रखी है, ठीक है। ये इसके हिसाब से है, ज्योग्राफी के, वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ये हमें किसी देश के आर्थिक विकास की प्रवृत्ति, प्रकृति और स्तर की जानकारी कराता है। यहाँ की कृषि मुख्यतः जीविकोपार्जन है, बहुत अधिक अविकसित है। जीविकोपार्जन कृषि है, आपको ये याद रखना चाहिए, बहुत अधिक अविकसित है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, देश और कृषि योग्य भूमि के बहुत थोड़े प्रतिशत उपलब्ध होने के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव भी बहुत ज्यादा है। मतलब खेतों का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 50% से अधिक परिवार आधे हेक्टेयर से भी कम भूमि पर कृषि करते हैं। कृषि करने के तरीके भी कैसे हैं? तो पारंपरिक हैं। सिंचाई की सुविधा यहाँ पे सीमित है। परिणाम स्वरूप क्या है? कृषि अधिकतर मानसूनी वर्षा पर यहाँ पर निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ नगर हैं, ये सड़क मार्ग और नगर दिए गए हैं। तो नगरों में देखिए, पोखरा यहाँ पे दिखेगा, ये पोखरा है आपका, ये गोरखा है, चौतारा है, अमलेखगंज है। अमलेखगंज कई बार चर्चा में रहता है सड़क वड़क के मामलों को लेकर, जो खास करके बिहार से कोई एक सड़क बनाई गई, वो अमलेखगंज को जोड़ रही है ना। ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, है ना। ये बिहार ही ना भाई, यहाँ से तो बिहार है ना, नजर आता है ना। तो ये थोड़ा देख लेना। जनकपुर ये रहा, बिहार बॉर्डर पड़ता है। राजविराज ये भी बिहार बॉर्डर पे है। विराटनगर भी आप देखेंगे तो ये भी बिहार बॉर्डर पे ही नजर आता है ना। और इसके अलावा कपिल वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। धनगढ़ी महेंद्र नगर जो है ये आपका उत्तराखंड से बॉर्डर साझा कर रहा है, और साथ में साथ आपके उत्तर प्रदेश से भी अपने बॉर्डर को साझा करता है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए थोड़ा सा। ये सड़कें हैं इसकी, ठीक है ना। वैसे इतना ज्यादा कठिन नहीं रहेगा। नेपाल संसार सबसे कम औद्योगिकरण वाले देशों में से एक है। यहाँ का औद्योगिक विकास बहुत धीमा है क्योंकि इसके लिए आवश्यक मूलभूत ढांचे, परिवहन जाल, कुशल श्रमिक की उपलब्धता, सुनिश्चित ऊर्जा की आपूर्ति की कमी है। यहाँ पर जो औद्योगिक विकास बहुत धीमा है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है जो इसके लिए जरूरी मूलभूत ढांचे होते हैं, उनके विकास की कमियां हैं, ठीक है। उनका विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। उसमें परिवहन जाल भी देख सकते हैं, कुशल श्रमिक की उपलब्धता, जो ऊर्जा आपूर्ति की कमी है, ये सारी चीजें नजर आती हैं, ठीक है। ये तो पुराने ही आंकड़े हैं फिलहाल में। तीव्र विस्तार, गुणवत्ता पर अंकुश न रहने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में खराब गुणवत्ता वाले गलीचों का निर्माण हुआ, ठीक है। पहले ये क्या करता था ना, ये अपना व्यापार यूरोप के साथ बनाए रखता था। बीच में क्या हुआ, निर्माण को तेज करना पड़ा। तो निर्माण को तेज करने की वजह से क्या किया गया, उन गलीचों के निर्माण की गलीचों के गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यूरोप में ये मार्केट ठप कर दिया गया, रोक दिया गया ये मार्केट, ठीक है, जिससे नुकसान भी हुआ। यूरोप, विशेषतः जर्मनी जो इसका प्रमुख आयातक था, मंदी के कारण वहां नेपाली गलीचों की मांग भी कम हो गई।
इसके अलावा गलीचों के कारखानों में कार्यरत अवयस्क बच्चों श्रम का पश्चिम में विरोध भी किया गया। पर्यटन नेपाल का महत्वपूर्ण उद्योग है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्रोत भी है। पर्यटन सीमित क्षेत्र में संकेंद्रित है, काठमांडू घाटी, पोखरा, ट्रेकिंग मार्ग के साथ साथ यहाँ सब स्थल अवरुद्ध है भैया। नेपाल अपने विदेशी व्यापार में विविधता लाने में कठिनाई भी अनुभव कर रहा है। पारंपरिक रूप से भारत इसका प्रमुख व्यापारिक सहयोगी रहा है, ठीक है। इसके साथ ही नेपाल का यूरोप, एशिया के देशों के साथ भी व्यापार रहा, जिसके लिए उसे समुद्री मार्ग तक पहुंचने के लिए भारत से होकर जाने के लिए गलियारे की आवश्यकता होती है। भारत इसे गलियारा देता है, प्रदान करता है, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संधियों द्वारा नेपाल को इस प्रकार की गलियारे की सुविधा मिलती है, ठीक है। जनसंख्या की बात है तो जनसंख्या 96 में देखी जाए तो इसकी जनसंख्या 19 करोड़ रही, 19 करोड़ 81 लाख। औसत जनसंख्या घनत्व इतना रहा है उस समय। जनसंख्या का वितरण भी असमान है, नदी घाटी तराई क्षेत्र में जनसंख्या आपको सघन मिलेगी। सघन जनसंख्या कहां पर देखने को मिलती है? नदी घाटियों में और तराई क्षेत्रों में। नेपाल संसार सबसे गरीब देशों में से है, 49% लोग नितांत गरीबी में रहते हैं और 20% ठीक इसके ऊपर रहते हैं। भूटान हमारा छोटा सा एक स्थल अवरुद्ध देश है, दक्षिण एशिया का देश है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत मतलब चीन से लगी हुई, उत्तर और उत्तर पश्चिम की। पश्चिम और दक्षिण है ना, पश्चिम दक्षिण और पूर्व में ये भारत से घिरा हुआ है। इधर देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश नजर आएगा आपको, इधर देखेंगे तो ये हमारा सिक्किम नजर आएगा, इधर देखेंगे तो आसाम नजर आएगा, है ना, ऐसे बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल की तरफ सर। पश्चिम बंगाल भी है, थोड़ा सा छूट टच करता है ये वाला एरिया मेरे ख्याल से, ये वाला एरिया में। और जो जलपाईगुड़ी वाला दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है सर देखो, क्षेत्रफल में देखें तो हरियाणा से थोड़ा सा अधिक है और पंजाब से थोड़ा सा कम है, ये बात भी याद रखना। ये मेरे ख्याल से पेपर में पूछा भी गया है। हरियाणा से क्षेत्रफल में अधिक है, पंजाब से क्षेत्रफल में कम है। भौतिक लक्षण की बात करें, ये पूरी तरह से पर्वतीय देश है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका धरातल लगभग पूरी तरह से है। धरातल संसार के सर्वाधिक ऊबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है। धरातल पर 100 किलोमीटर से कम दूरी पर दो स्थानों के बीच की ऊंचाई 150 से 7000 मीटर से अधिक बढ़ सकती है। इतनी विविधता आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में। इसके भौतिक विभाग नेपाल के भौतिक विभागों जैसे ही हैं। दक्षिण का समतली मैदानी क्षेत्र को द्वार कहते हैं। दक्षिण का जो समतल मैदानी क्षेत्र है उसको बोलते हैं द्वार। जैसे हम सबके यहाँ उत्तराखंड में है द्वार, है ना, हरिद्वार। द्वार मतलब प्रवेश, जहां से हमको प्रवेश लेना है, या मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करना है या पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करना है, वो द्वार होता है, ठीक है। तो यहां पर भी कहाँ है? समतल जो मैदानी क्षेत्र है वही है द्वार। उत्तर की ओर भूमि की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। मध्य भाग में है आंतरिक हिमालय। बृहत हिमालय यहाँ की उच्चतम स्थलाकृति बनाते हैं। बृहत हिमालय यहाँ भी उच्चतम स्थलाकृति बना रहा है भाई। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है गांकर पुनसुम, जिसको बोलते हैं कुला कांगड़ी। इसकी ऊंचाई है 7561 मीटर। गांकर पुनसुम कहाँ पे है? तो भूटान में है। कितना ऊंचा है? 7561 है। इसका दूसरा नाम क्या है? कुला कांगड़ी नाम है, जो कि भूटान में स्थित है। और भूटान में भी कहाँ पे है? बृहत हिमालय क्षेत्र में है। समतल भूमि केवल द्वार और चौड़ी नदी घाटियों तक ही सीमित है। समतल भूमि कहां तक सीमित है? द्वार और चौड़ी नदी घाटी तक सीमित है। द्वार क्या है? समतल मैदानी क्षेत्र। ये नदी घाटियां सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हैं। वांगचिन, टोंगसा और मनास। वांगचिन, टोंगसा और मनास, ये तीन यहाँ की नदियां हैं। मनास के बारे में क्या पता है? ये मनास नदी है ना, वो जो बंगाल और असम के बीच में सीमा का निर्धारण करती है ना। हाँ, एक चुंबी घाटी हम सब बार बार सुनते हैं, ये हमारा यहीं पे है, ठीक है। चुंबी घाटी है ये, ठीक है, चुंबी वैली हमारी। एक देखेंगे चोमोलहारी, चोमोलहारी है, ये क्या है? ये शिखर है, ठीक है, चोमोलहारी। ध्यान रखना, बृहत हिमालय का क्षेत्र है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। थिम्पू यहाँ पे है। ये बृहत में नहीं, मध्य हिमालय क्षेत्र में नजर आएगा आपको, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए एक दर्रा है, क्यूला दर्रा है, ठीक है, ओके। और इसमें एक मिलाला, ये भी एक दर्रा है, भूटान में ही है, ये देख लो, भूटान को इधर से उधर जोड़ रहा होगा, ये मिला दर्रा है। और इसमें देखेंगे तो मसंग गेंग, ये भी पहाड़ है, शिखर है ये भी, ठीक है, 7190 मीटर ऊंचा है करीब। फिर ये गोबेंगे है, 7184 मीटर गोबेंग। कुला कांगड़ी, ये 7561 मीटर ऊंचा, सबसे ऊंचा है, ओके। और इसमें और कोई दिख रहा कि नहीं?
इतने पर्वत शिखर हैं यहाँ पे। ये अपना महान हिमालय आप देख रहे हैं, ये महान हिमालय पर्वत है। इस महान हिमालय में देखने को मिलेंगे। मध्य हिमालय में देखिए ये सारे दर्रे आपको देखने को मिल रहे हैं। मिलाला है, क्यूला है, ठीक है। ट्रेमोला, ट्रेमोला देखो आपको मिलेगा कहाँ पे, बृहद हिमालय क्षेत्र में मिलेगा, नहीं महान हिमालय क्षेत्र में नजर आएगा ट्रेमोला। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ दर्रे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, नाम इनके। ये पहाड़ियों का क्रम याद रखना चाहिए, ये जो दर्रे हैं उनका क्रम याद रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इस तरीके भौतिक लक्षण देख लीजिए। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति देखें तो ये नदियों का नाम याद रखना, टोंसा, वोकचिन, मनास। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, 3 विशिष्ट जलवायु विभाग आसानी से यहाँ पे पहचाने जा सकते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 1500 मीटर। दक्षिणी जलवायु पेटी गर्म और आर्द्र है, आपको याद रखना चाहिए। इसका तापमान भी होता है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा होती है 250 से 500 सेंटीमीटर। आंतरिक हिमालय दूसरे नंबर, इसकी जलवायु शीतोष्ण होती है। औसत ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर है, ध्यान रखना। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर। ऊंचे उत्तरी क्षेत्रों की जलवायु बहुत अधिक ठंडी अल्पाइन किस्म की होती है, जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है। मतलब अगर हम इस तरीके से बांट दें भूटान को, इस तरीके से रखें तो ये निचला क्षेत्र है, ये आंतरिक क्षेत्र है और ये सबसे ऊपरी क्षेत्र है, यही है ना। ये वाला जो क्षेत्र है गर्म आर्द्र वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र कैसा है, शीतल शीतोष्ण है। ये वाला क्षेत्र कैसा है, फिर अधिक ठंडा वाला क्षेत्र है, अल्पाइन क्षेत्र बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये भूटान की तीन स्थितियां हैं, 3 यहाँ पे दोनों प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, जलवायु पाई जाती है। वार्षिक वर्षा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है। आप जैसे देखेंगे ना, यहाँ पे 250 से 500 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही है, 100 सेंटीमीटर हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही है, 50 सेंटीमीटर हो रही है। बारिश भी गिरती जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। कुल वार्षिक वर्षा का 60 से 90% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। इसको जो वर्षा प्राप्त होती है ना, सबसे ज्यादा बारिश इसको दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब जो भारत में केरल के तट से टकराता है, अरब सागर में जिसकी शुरुआत होती है, ठीक है। छोटे आकार का होते हुए भी भूटान में संसार सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, भूटान भले छोटा ही है। उष्णकटिबंधीय वन्य जीव से लेकर अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय जीव तक यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर विविधता भी देखने को पाई जाती है। यहाँ पे ऊंचाई की विविधता है भाई। प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाओं की बात करें, भूटान जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुत धनी है। नदियों के स्रोत यहाँ बर्फीले क्षेत्र हैं, इसलिए वे सदाबहार भी हैं। उबड़ खाबड़ धरातल पर बहने के कारण उसमें जल विद्युत उत्पादन की काफी संभावना है। हो सकता है कथन और कारण के रूप में प्रश्न दे दिया जाए कि भूटान में जल विद्युत की संभावनाएं काफी अधिक है। कारण दे दिया जाए, यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ धरातल पर नदियां बहती हैं, या फिर यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ होने के नाते, या यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है। तो क्या हो जाएगा, कथन कारण भी सही हो जाएगा, कारण कथन की व्याख्या भी कर लेगा, ठीक है। फिर भी इस तरह की जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ती है। भूटान ने विदेशी सहायता से इस तरह की कुछ परियोजनाएं बनाई, जिसमें भारत ने भी कुछ किया है। भारत के सहयोग से जो बना हुआ चूखा, यहाँ पे देखिए चूखा जल विद्युत परियोजना दिया गया है, और हम सब क्या पढ़ते हैं, चुक्का जल विद्युत परियोजना, नहीं हम लोग चुक्का पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं। कुल भूमि क्षेत्र के 57% भाग पर वन है, लेकिन उनका दोहन भी असंतुलित है। आसानी से पहुंच होने के कारण दक्षिणी वनों का बहुत अधिक दोहन हुआ, आसानी से पहुंच हुई इसलिए दक्षिणी वनों का बहुत अधिक दोहन हुआ। गेडू नामक स्थान पर वनों पर आधारित 2 मुख्य औद्योगिक संकुलों की स्थापना भी की गई। ये प्लाईवुड और बोर्ड का उत्पादन करते हैं। भूटान में चूना पत्थर जैसे कुछ एक विशाल खनिज भंडार भी मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि विकास कार्यों की सावधानपूर्वक बनाई गई योजनाओं द्वारा उन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना शुरू किया 60-70 के दशक में। और 35 साल के दौरान भूटान की सामाजिक आर्थिक स्थिति में लगातार परिवर्तन हुए हैं। भूटान सरकार ने ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जिनसे उसकी धन कमाने की क्षमता बढ़ी है। धीरे धीरे 7 नए प्रकार के उन्होंने उद्योग भी लगाए। उसमें खनन है, औद्योगिक निर्माण, खाद्य संशोधन, वस्त्र, लकड़ी, कागज पर आधारित उद्योग, रसायन, खनिज आधारित, ये सब इसमें रहे हैं। लेकिन उनका व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करने की स्थिति में नहीं है। व्यापार संतुलन मतलब क्या है, अपने पक्ष में करने का मतलब है आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो, तभी व्यापार संतुलन होता है। भूटान का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी देश है भारत। यहाँ के पर्वतीय धरातल ने देश के अंदर और बाहरी विश्व के लिए आवश्यक परिवहन संचार को कठिन बना दिया। 1960 में सभी प्रकार के मौसम के अनुकूल सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। तब से लगभग 3000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है। कुल क्षेत्रफल 40% से अधिक भाग पर्वतीय है यहाँ का, ये नहीं बदलने वाला। इसकी खेती योग्य भूमि बहुत सीमित है। कुल क्षेत्रफल का 16% भाग पर समृद्ध रूप से कृषि और निवास स्थान है। पर्वतों पहाड़ियों में मृदा की परत बहुत पतली अनुपजाऊ, लेकिन नदी घाटियों और मैदानों में मिट्टी काफी उपजाऊ और मोटी परत वाली होती है। यहाँ पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो चावल है, गेहूं, जौ है, मक्का और आलू है। ठीक है। संतरा सेब फलों का उगाना भी यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना चाहिए। यहाँ जो पशु पाले जाते हैं वो उसमें याक और भेड़ आती हैं। 90% लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ की कृषि जो है कैसी है? निर्वाह प्रकार की है, वो चाहे नेपाल की कृषि हो चाहे भूटान की। अधिकतर कृषि भूमि का स्वामित्व महिलाओं के पास है, ये बात याद रखना, ये अच्छी बात है यहाँ पे कि कृषि भूमि का जो स्वामित्व है वो ज्यादातर महिलाओं के हाथ में है। भूटानी समाज में महिलाओं का स्थान काफी ऊंचा माना जाता है। लगभग सभी ग्रामीण परिवारों के पास कुछ पशु होते हैं। ये याद रखना, एक किसान की खुशहाली का पता इससे लगाया लगता है कि उनके पास कितने पशु हैं, लेकिन चरागाह सीमित है। पशुओं की संख्या के आधार पर ही वहां पे लोगों की खुशहाली का आंकड़ा लगाया जाता है। ठीक है। पशु वनों में भी चरते हैं। इन पशुओं से माल ढोने का काम लिया जाता है, साथ ही इनसे दूध और मक्खन भी प्राप्त होता है। जनसंख्या की बात करें तो इनकी अनुमानित जनसंख्या 17 लाख उस समय की बात है। औसत जनसंख्या घनत्व 13 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये लेकिन आसमान है। दक्षिण द्वार घाटियां ताशीगंग के आसपास का पूर्वी क्षेत्र सबसे अधिक, कौन सा? दक्षिण द्वार घाटियां और ताशीगंग का जो क्षेत्र है वो सब सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च भूमियों में जनघनत्व आपको विरल मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से भूटान एक गरीब देश है, लेकिन पिछले 35 वर्षों में अपनी योजनाबद्ध प्रयासों से इसने काफी उन्नति की। मूलभूत ढांचे, सड़क, संचार, विद्युत, सामाजिक सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में भूटान ने प्रगति भी की है। भूटान ने केवल एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है भूटान से। लोगों की आमदनी बढ़ गई, अच्छी खुराक, उचित निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर घटकर 70 में हुइयां हुआ करती थी। मृत्यु दर 23 प्रति हजार और 90 में हो गई है केवल 1 व्यक्ति प्रति हजार 1990 में। अब तो हो सकता है वो भी ना हो। शिशु मृत्यु दर 144 70 में हुआ करती थी, 90 में 102 हो गई है। भूटान की योजना है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बगैर प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाए विकसित करेगा, चाहे इससे उसकी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी ही क्यों ना हो जाए।